नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बुलेटिन, जिसमें हम आपको दिखाते हैं कोरोना से जुड़े अपडेट, देश और दुनिया की बाकी खबरें और साथ ही साथ मार्केट अपडेट्स 40 खबरों के जरिए, वो भी फटाफट अंदाज में। आइए शुरू करते हैं आज का सफर। पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने आज नए ई ग्राम स्वराज पोर्टल और ऐप की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस पोर्टल के जरिए ग्राम पंचायतें और मजबूत होंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने मजबूत पंचायतों को लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि देश में 1,25,000 पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाया जा चुका है। गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर की संख्या भी 3 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है। एक दौर वो भी था जब देश की 100 से भी कम पंचायतें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जुड़ी थी। आज 1.25 लाख से ज्यादा पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, गांवों में कॉमन सर्विस सेंटरों की संख्या भी 3 लाख को पार कर रही है। सरकार ने भारत में ही मोबाइल बनाने का जो अभियान चलाया हुआ है, उसी का नतीजा है कि आज गांव-गांव तक कम कीमत वाले स्मार्टफोन पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी ने आज स्वामित्व योजना की भी शुरुआत की है। इस योजना के जरिए गांवों में संपत्तियों को लेकर झगड़े और विवादों को खत्म किया जाएगा। इसके तहत देश के सभी गांवों में ड्रोन के जरिए गांव की हर संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। इसके बाद गांव के लोगों को उस संपत्ति का मालिकाना प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इससे गांव में विकास योजनाओं की प्लानिंग में मदद मिलेगी। वहीं शहरों की तरह गाँव में भी आप बैंकों से लोन ले सकेंगे। इसके लिए ग्रामीणों से न्यूनतम डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। इस दौरान उन्होंने कोरोना को लेकर भी बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना ने हमें आत्मनिर्भर होना सिखाया है। कोरोना संकट ने अपना सबसे बड़ा संदेश, अपना सबसे बड़ा सबक हमें दिया है, हमें सिखाया है और एक प्रकार से उस रास्ते पर चलने के लिए हमारा दिशा निर्देश किया है। और वो रास्ता क्या है, वो दिशा क्या है? इस कोरोना संकट से हमने अनुभव में पाया है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। पीएम मोदी ने कोरोना संकट में गांवों के योगदान की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि गांवों ने बेहतरीन काम किया है, 2 गज दूरी का सीधा संदेश दुनिया तक पहुंचाया है। कोरोना संकट में गांवों ने अपनी परंपरा की मिसाल पेश की। गांवों से जो अपडेट आ रहा है, जो जानकारी आ रही है, वो बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी प्रेरणा देने वाली बातें। न सोशल डिस्टेंसिंग का शब्द प्रयोग किया, न लॉकडाउन का शब्द का प्रयोग किया, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया। आपने सिंपल सा मैसेज दे दिया, 2 गज दूरी का, 2 गज दूरी का, या कहें 2 गज देह की दूरी का। कोरोना संकट के बीच देश की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए सरकार एक और राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। इसे लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ एक बैठक होने वाली थी, जो टल गई। आगे ये बैठक कब होगी, इसे लेकर अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इस बीच सड़क परिवहन मंत्री ने कहा है कि सरकार 8 दिनों के भीतर राहत पैकेज का ऐलान जरूर करेगी। ये राहत पैकेज एमएसएमई सेक्टर के लिए होगा। एमएसएमई सेक्टर कोरोना संकट से पहले ही पैसे की तंगी से जूझ रहा है। कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। इस बीच रात की खबर यह है कि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत अभी स्टेज 3 में नहीं पहुंचा है।
उन्होंने बताया कि देश में अब तक 5.5 लाख टेस्ट हो चुके हैं और पॉजिटिव केसेस की संख्या 3 से 4% ही बढ़ रही है। हर्षवर्धन ने कहा कि वायरस की लाइफ 3 से 4 महीने है, जिसके खिलाफ शरीर में एंटीबॉडीज बनती है। एंटीबॉडीज टेस्ट पर भी विचार किया जा रहा है। मैंने कल यहाँ पर एक मीटिंग की थी क्योंकि बहुत सारे स्थानों से ऐसा फीडबैक आया कि कोविड के कारण जो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन है उसमें बहुत कमी आई है। उसके कारण जो थैलेसीमिया इत्यादि इस प्रकार के पेशेंट्स जिनको रेगुलर ब्लड डोनेशन की आवश्यकता है, उनको ब्लड हमारे ब्लड बैंक से मिलना ज़रूरी है। उसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। कोरोना पर एक और अच्छी खबर है। दिल्ली के 4 कोरोना मरीजों पर प्लाज्मा ट्रीटमेंट के नतीजे कामयाब रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने कोरोना से ठीक हुए लोगों से देश हित में प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की है। केंद्र सरकार से सीरियस मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी देने की इजाजत भी मांगी जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के 4 मरीजों को मंगलवार को प्लाज्मा दिया गया था। इनमें से 2 को जल्द छुट्टी मिल सकती है। बाकी 2 मरीजों की सेहत में सुधार हो रहा है। उम्मीद है कि ये लोग भी जल्द रिकवर होंगे। पिछले कुछ दिनों के अंदर 4 मरीजों पे ट्रायल करके एलएनजेपी के 4 मरीजों पे ट्रायल करके देखा। उसके अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं, अच्छे हैं। लॉकडाउन को लेकर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर आरोप लगाए हैं। ओवैसी ने कहा कि लॉकडाउन कोई इलाज नहीं है। लॉकडाउन की लीगल हैसियत क्या है? लॉकडाउन का ऐलान करते वक्त प्रधानमंत्री ने सोचा तक नहीं कि मजदूर कैसे लौटेंगे। ओवैसी ने कहा कि कोरोना पर मुस्लिमों के खिलाफ नफरत का माहौल खड़ा किया गया। और फिर एक बात समझिए कि ये जो लॉकडाउन हुआ है, इसकी लीगल हैसियत क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत ये हुआ है। आप बताइए, क्या ये यूनियन गवर्नमेंट को एम्पावर करता है लॉकडाउन करने के लिए? कहां पर लिखा हुआ है? पालघर में 2 साधुओं की हत्या के मामले की जांच अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से कराने की मांग उठ रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट में इसे लेकर एक याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सीआईडी इस मामले की जांच करने में सक्षम नहीं है, जैसा कि भीमा कोरेगांव मामले में देखा गया, क्योंकि साधुओं की हत्या में पुलिस वालों पर भी आरोप हैं। निजामुद्दीन मरकज के मौलाना साद से जुड़े कुछ लोगों से ईडी ने पूछताछ की है। दिल्ली पुलिस ने जो दस्तावेज जब्त किए थे वो भी ईडी को दे दिए गए हैं। अब कल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद के शामली के फार्म हाउस पर छापा मारा। दूसरी ओर सहारनपुर में मौलाना साद की ससुराल के 2 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मौलाना साद के सास ससुर के कोरोना सैंपल लिए गए हैं। फिलहाल रिपोर्ट का इंतजार है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में आज कोरोना वायरस के 19 नए मामलों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही अब यहां कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 146 हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं कि दूसरे राज्यों में जो यूपी के मजदूर हैं उन्हें चरणबद्ध तरीके से वापस लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में 14 दिन का क्वारंटीन पूरा करने वाले मजदूरों को यूपी वापस लाया जाएगा। इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। कुछ दिन पहले ही राजस्थान के कोटा में यूपी की करीब 250 बसें छात्रों को लेने पहुंची थी। छात्र लॉकडाउन की वजह से यहां फंसे थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कोटा से 8000 बच्चों को यूपी लाने के लिए बस का इंतजाम किया। चलिए, ये थी राजनीति की 10 बड़ी खबरें। अब इसी अंदाज में देखते हैं बिजनेस और कारोबार की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के मामले में बाजार का सारा मूड बिगाड़ दिया। सेंसेक्स आज 536 और निफ्टी 160 अंक गिरकर बंद हुआ। फ्रैंकलिन क्रेडिट संकट का सबसे ज्यादा असर फाइनेंशियल और बैंकिंग शेयरों को देखने को मिला, जिसके चलते बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा कमजोरी आई। बैंक निफ्टी आज लगभग 3.5% टूटकर 19,585 के स्तर पर बंद हुआ। 2 दिनों की तेजी के बाद बाजार आज गिरावट पर बंद हुआ। आज सेंसेक्स में 30 में से 22 शेयरों में बिकवाली रही। निफ्टी में 50 में से 39 शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। बैंक निफ्टी के 12 में से 11 शेयरों में बिकवाली रही।
आज के कारोबार में बैंकिंग, एनबीएफसी शेयरों के अलावा रियल्टी, ऑटो, आईटी शेयरों में भी गिरावट रही। छोटे और मझोले शेयरों में भी गिरावट आई। हालांकि फार्मा, फर्टिलाइजर शेयरों में खरीदारी रही। निफ्टी में आज चढ़ने वाले शेयरों में रिलायंस, ब्रिटानिया, सन फार्मा और हीरो मोटर रहे। बैंकिंग शेयर आज पिटे हैं। इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और फेडरल बैंक सबसे ज्यादा टूटे हैं। बीमा शेयरों में भी आज नरमी दिखी। एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एसबीआई लाइफ गिरकर बंद हुए। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड में निवेशकों के 25,000 करोड़ रुपए फंस गए हैं। कंपनी ने 6 फिक्स्ड इनकम डेट स्कीमों को बंद कर दिया है। आज से मौजूदा निवेशक अपने पैसे नहीं निकाल पाएंगे। कोरोना संकट की वजह से फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड नकदी की दिक्कतों का सामना कर रहा है। लॉकडाउन बढ़ने के चलते स्कीमों से लोग पैसे निकाल रहे हैं। कंपनी का कहना है कि पोर्टफोलियो पोजीशन से धीरे धीरे निकलेंगे। फंड बंद करने का मतलब एसेट वैल्यू खत्म नहीं है। फंड वैल्यू घटने से भुगतान संभव नहीं हो पा रहा है। फंड बंद करने पर रेगुलेटर से विस्तार से चर्चा की जाएगी। फ्रैंकलिन संकट के बाद म्यूचुअल फंड एसोसिएशन एएमएफआई ने भरोसा दिया है कि डेट स्कीमों में निवेशकों का पैसा सुरक्षित है। ज्यादातर फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड निवेश जो है वो सुपीरियर क्रेडिट क्वालिटी सिक्योरिटी में है, जिसमें पर्याप्त लिक्विडिटी मौजूद है, जिससे सामान्य कामकाज जारी रहेगा। एएमएफआई ने निवेशकों को सलाह दी है कि वो अपने फाइनेंशियल लक्ष्य पर फोकस करें और अपने वित्तीय सलाहकार से बातचीत जरूर करें। आईटी कंपनी माइंडट्री के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं। कंपनी का चौथी तिमाही का मुनाफा 197 करोड़ से बढ़कर 206 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस का अनुमान 202 करोड़ रुपए था। कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 1965 करोड़ रुपए से बढ़कर 2020 करोड़ रुपए रही, जबकि जी बिजनेस का अनुमान 2018 करोड़ रुपए था। कंपनी का एबिटा 306 करोड़ रुपए से बढ़कर 323 करोड़ रुपए रहा है। अक्षय तृतीया के पहले सोने की चमक बढ़ गई है। सोने में शानदार तेजी देखी जा रही है। एमसीएक्स पर सोना 47,000 के करीब पहुंच गया। सोने में 450 रुपए की करीब तेजी है, जबकि चांदी में भी 400 रुपए से ज्यादा की मजबूती है। चांदी 4200-200 रुपए के करीब पहुंच गई है। अक्षय तृतीया को देखते हुए कई ज्वेलर्स ने ऑनलाइन बिक्री का विकल्प शुरू किया है, जिसकी डिलीवरी लॉकडाउन खत्म होने के बाद होगी। ज्वेलर्स ऑनलाइन शॉपिंग पर कई तरह के ऑफर्स भी दे रहे हैं। कई ज्वेलरी की मेकिंग पर 25% तक की छूट भी दी जा रही है। कच्चे तेल में भारी उतार चढ़ाव के साथ ही कारोबार हो रहा है। एमसीएक्स पर क्रूड 5% की तेजी के साथ 1350 रुपए के ऊपर निकल गया। WTI क्रूड में भी 3% की तेजी देखी जा रही है और यह करीब $17 के करीब है। ब्रेंट क्रूड का भाव $22 के करीब है। ओपेक सदस्य कुवैत ने वक्त से पहले ही सप्लाई घटाना शुरू कर दिया। जल्द ही दूसरे ओपेक देश भी कटौती शुरू कर सकते हैं। इससे क्रूड की कीमतों को सपोर्ट मिला है। कल की मजबूती के बाद आज रुपया फिर लुढ़क गया। रुपया आज 38 पैसे कमजोर होकर 76.45 के स्तर पर बंद हुआ। रुपया आज 76.30 पर खुला। कल रुपया अच्छी मजबूती के साथ 76.07 पर बंद हुआ था, लेकिन आज सारी मजबूती जाती रही। फॉरेक्स ट्रेडर्स का कहना है कि एशियाई इक्विटी बाजारों से नेगेटिव संकेतों के चलते रुपये में गिरावट आई है। कोरोना संकट की वजह से इंडस्ट्री और कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है। सरकार इकोनॉमी के लिए जल्दी राहत पैकेज का ऐलान करेगी, ये कहना है मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन का। उन्होंने जी बिजनेस के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि राहत पैकेज लाने की तैयारी है, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखें। भारत के सामने चुनौतियां काफी ज्यादा हैं। आपकी जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो 3% से श्रिंक होने की बात कही जा रही है। वहां पे भारत का 1.9%। लेकिन इसमें कोई दोहराए नहीं है कि सारे विश्व के सारे देशों में ये जो महामारी है, वैश्विक महामारी, इसका असर जरूर पड़ेगा और भारत में भी पड़ेगा। कोरोना संकट की इस घड़ी में उन कंपनियों के लिए राहत मिल सकती है जिनके बिजनेस बंद हैं और डिफॉल्ट का खतरा मंडरा रहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से खबर है कि सरकार आईबीसी कोड में कुछ प्रावधानों को हालात को देखते हुए बदलाव कर सकती है, ताकि कंपनियों के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया को टाला जा सके। लॉकडाउन की वजह से कंपनियों का काम धंधा बंद पड़ा है। ऐसे में क्रेडिटर्स किसी कंपनी को इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया में नहीं घसीट सकेंगे। पीटीआई के मुताबिक डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों के खिलाफ 1 साल में इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण छोटे कारोबारियों के लिए डिफॉल्ट की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर चुकी है।
ये देश और दुनिया की बाकी 20 खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन का असर दिखने लगा है, क्योंकि संक्रमण के मामले जो अब तक 7 और 8 दिन में दोगुने हो रहे थे, अब 10 दिन में दोगुने हो रहे हैं। इसके अलावा ऐसे जिलों की संख्या लगातार बढ़ रही है जहां कोरोना संक्रमण का एक भी केस नहीं आ रहा है। 15 जिले ऐसे हैं जहां 28 दिन से कोई केस नहीं आया है। 80 जिले ऐसे हैं जहां 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 24 घंटे में 491 लोग ठीक हुए हैं। लोगों के ठीक होने की रफ्तार बढ़ी है, जिससे रिकवरी रेट 20.5% हो गया है। दिल्ली के लिए कोरोना के लिहाज से आज का दिन खराब रहा। जहांगीरपुर इलाके के एक ही गली में 46 लोगों को कोरोना का पॉजिटिव पाया गया और हड़कंप मच गया। कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जहांगीरपुरी के एच ब्लॉक को सील कर दिया गया है। वहीं बाबू जगजीवन राम अस्पताल में 7 कोरोना पॉजिटिव के नए मामले सामने आए हैं, जिसमें डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ शामिल है। जानकारी के मुताबिक इससे पहले बीसी अस्पताल में 7 कोरोना के मामले सामने आए हैं। डॉक्टर्स और अस्पताल स्टाफ को मिलाकर अब कुल 14 कोरोना पॉजिटिव मामले हो गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली के हॉटस्पॉट जोन की संख्या भी बढ़ा दी गई है। अब दिल्ली के हॉटस्पॉट जोन 92 हो गए, पहले ये 80 थे। कुल लोकल स्प्रेड ऐसे ही होता है। लोकल स्प्रेड जिसको कहा जाता है ना कि जब आएंगे तो इकट्ठे एक ही परिवार में या एक साथ रहने वाले लोग जिनका आपस में कॉन्टैक्ट ज़्यादा है, दैट इज कॉल्ड लोकल स्प्रेड। दिल्ली के नॉर्थ एमसीडी के एक सफाई कर्मचारी में कोरोना पॉजिटिव वो पाया गया है। ये सफाई कर्मचारी एक सुपरवाइजर है। इसके बाद 7 काम कर रहे 39 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। संक्रमित सफाई कर्मचारी के संपर्क में आए सभी लोगों का टेस्ट करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा दिल्ली के बाबू जगजीवन राम ने, जैसा हमने आपको बताया, कि कई मामले सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिव होने के। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। यहाँ संक्रमित मरीजों की संख्या 6430 हो गई है। 283 लोगों की जान गई है। दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 2624 मामले हैं, 112 लोगों की मौत हुई है। तीसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां 2376 मामले हैं और 50 लोगों की मौत हुई है। लॉकडाउन की वजह से देश की सभी मेट्रो और एयरपोर्ट्स बंद हैं। अब लॉकडाउन खत्म होने पर इन्हें कैसे खोला जाए, इसको लेकर सीआईएसएफ की ओर से सरकार को एक प्लान भेजा गया। कई तरह के सुझाव दिए गए हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो चालू होने पर यात्रियों को जान से पहले शरीर से धातु की चीज को हटाना होगा। मेट्रो में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। आरोग्य सेतु ऐप जरूरी होना चाहिए। आरोग्य सेतु ऐप जरूर होगा। जिन यात्रियों में फ्लू के लक्षण हैं उन्हें यात्रा की इजाजत नहीं मिलेगी। मेट्रो परिसर में हर एंट्री और एग्जिट पर हैंड सैनिटाइजर और हैंड वॉश की व्यवस्था होगी। हर स्टेशन में प्रवेश से पहले थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाएगी। राजस्थान में कोटा में कोचिंग करने आए बिहार के छात्रों ने घर वापसी के लिए अनशन शुरू कर दिया है। छात्र स्लोगन लिखी हाथों में तख्तियां लेकर नीतीश सरकार से घर बुलवाने की अपील कर रहे हैं। कोटा में अभी भी बिहार के करीब 11,000 बच्चे हॉस्टल्स में मौजूद हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोटा से बच्चों को बिहार बुलाने का विरोध जता चुके हैं। भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर आज 47 साल के हो गए हैं। सचिन को जन्मदिन के मौके पर उन्हें दुनिया भर से बधाइयां मिल रही हैं। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने भी उन्हें जन्मदिन का खास बधाई दी है अंदाज में। विराट ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर किया जो एक आईपीएल मैच की है। इस फोटो के साथ कोहली ने लिखा, जन्मदिन की शुभकामनाएं। इस खेल के प्रति इनके जुनून ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। जन्मदिन मुबारक पाजी। विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के करियर के आखिरी मैच के भी गवाह रहे, जब सचिन ने साल 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ इस खेल को अलविदा कहा था। बीसीसीआई ने सचिन तेंदुलकर को एक खास अंदाज में बधाई दी है। बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर वीडियो शेयर किया। ये वीडियो 2008 का है, जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपना 41वां शतक लगाया था। सचिन ने अपना ये शतक उस समय 26/11 हमले में शहीद हुए देशवासियों के नाम समर्पित किया था। इंग्लैंड के खिलाफ ये मुकाबला चेन्नई में खेला गया था, जहां मेजबान टीम 387 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 6 विकेट से मैच जीतने में कामयाब रही। कोरोना महामारी के बीच क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ केविन रॉबर्ट्स ने T20 विश्व कप के लिए तारीखों में बदलाव की संभावना का संकेत दिया है। उन्होंने अक्टूबर-नवंबर में होने वाले इस टूर्नामेंट के बारे में कहा, हम टूर्नामेंट के आयोजन के लिए सभी विकल्पों पर गौर कर रहे हैं। रॉबर्ट्स ने कहा कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, आईसीसी, स्थानीय आयोजन समिति और ऑस्ट्रेलिया सरकार मिलकर काम कर रही है, इसलिए हमें समझना है
कि योजना के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर में T20 विश्व कप खेलने के लिए क्या करना होगा। हम सही समय पर सही फैसला करेंगे ताकि हम इसकी मेजबानी अच्छी तरह से कर सके और सबको सुरक्षित ही रख सके। मेजर लीग फुटबॉल क्लब इंटर मियामी के को ओनर डेविड बेकम ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान गरीबों की मदद करने के लिए धन जुटाने का फैसला किया है और इसके लिए उन्होंने एक खास मुहिम भी शुरू की है। इस मुहिम के तहत इंग्लैंड के बेकम के साथ लंच करने और ऑनर्स बॉक्स में बैठकर मैच देखने का मौका मिलेगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड के पूर्व मिडफील्डर बेकम ऑल इन चैलेंज का हिस्से के रूप में काम कर रहे हैं, जिसका मकसद संगठन के लिए धन जुटाना है ताकि कोरोना वायरस महामारी के दौरान भूखे लोगों की मदद की जा सके। रमजान के पाक महीने की शुरुआत आज से हो गई है। बॉलीवुड सितारे भी अपने फैंस को सोशल मीडिया पर रमजान मुबारक कह रहे हैं। अमिताभ बच्चन, सोनम कपूर, हुमा कुरैशी, निम्रत कौर समेत तमाम सितारों ने फैंस को तस्वीर शेयर कर रमजान के पाक महीने की बधाई दी। अमिताभ बच्चन ने एक पुरानी तस्वीर शेयर करके रमजान की मुबारकबाद अपने फैंस को दी है। हुमा कुरैशी ने अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लोगों को रमजान की बधाई दी। सोनम कपूर ने अपनी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर की और लिखा, मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी को रमजान मुबारक। लॉकडाउन के बीच वरुण धवन अपना 33वां जन्मदिन मना रहे हैं। वरुण ने घर पर ही होम मेड केक काटा। वरुण ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर हार्ट शेप चॉकलेट केक की तस्वीर शेयर की। वरुण को बॉलीवुड सितारे उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। लॉकडाउन में बॉलीवुड स्टार्स अपने घरों में क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। ऋतिक रोशन समेत पूरा परिवार ने राकेश और पिंकी रोशन की शादी की सालगिरह मनाई। ऐसे में न सिर्फ पूरे परिवार ने साथ मिलकर वक्त बिताया, बल्कि ऋतिक रोशन ने अपनी एक्स वाइफ सुजैन और बच्चों संग मिलकर गाना भी गाया। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर रिचर्ड गेरे 70 साल की उम्र में फिर पिता बन गए हैं। उनकी तीसरी पत्नी सिल्वा ने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। DailyMail.co.uk की रिपोर्ट के मुताबिक रिचर्ड न्यूयॉर्क के बाहर फार्म हाउस में अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। दोनों जोड़े उम्मीद कर रहे थे कि उनका दूसरा बच्चा नवंबर में होगा, हालांकि इन्होंने कभी भी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की। जोड़े ने अप्रैल 2018 में शादी की। तो ये था बुलेट बुलेटिन का आज का एपिसोड। आपसे दोबारा मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक इजाजत दें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।